हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तैयारी सही दिशा में और सुचारू रूप से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, निरंतरता बनी हुई है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आप लोग देख देख करके जाएंगे और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको एग्जाम में। चलिए समय नहीं खराब करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये कह रहे हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के किस शिलालेख में। आप जानते हैं कि द ग्रेट अशोका, अशोक महान, जो मौर्य वंश से संबंधित थे, अशोक ने क्या किए थे कि बहुत सारे शिलालेख बनवाए थे। बहुत सारे का मतलब 14 शिलालेख इनके मिलते हैं। और अगर हम स्तंभ लेख की बात करें तो 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। अशोक की रसोई में माना जाता था कि प्रतिदिन 1 लाख पशुओं का भोजन बनता था। जब अशोक के वहां ऐसी चीजें होती थी, उसके बाद में क्या होता है, कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी में। और वहां के शासक कौन होते हैं, खारवेल। वहां पे भीषण अत्याचार होता है, भीषण लोग मारे जाते हैं। ऐसा ज्यादा दुर्दिन हो जाता है कि चारों तरफ खून ही खून, रक्त ही रक्त दिखाई पड़ता है। और उस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अशोक ने उसके बाद में इतने सारे महानता के काम करवाए, इतने सारे महानता के काम करवाए कि आज भी भारतीय जो हम चिन्ह देखते हैं, अशोक चिन्ह और ये सारी चीजें, तो आज भी उसकी प्राथमिकता बनी हुई है कि अशोक का हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है कलिंग युद्ध के बाद। और अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। और आजीवन इन्होंने कहा कि अब हम मनुष्यों की तो बात अलग है, पशुओं की भी कोई निंदा नहीं कर सकता है हमारे राज्य में। इतने ज्यादा दयालुता और उदारता के काम करवाए। जब इतने दयालुता और उदारता के काम करवा रहे हैं, तो ये संदेश पहुंचेगा ऐसे जन जन तक। तो इन्होंने बड़े बड़े शिलालेख बनवाए। शिलालेख का मतलब पत्थर के जो शिलालेख होते थे, और उस पे अंकित करवा दिया, उस पे लिखवा दिया कि आज के बाद हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पशु की क्या नहीं की जा सकती है, हत्या या बलि नहीं दी जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। जो अशोक मनुष्यों को कुछ नहीं समझते थे, मरवा देते थे, स्वयं अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और कलिंग में तो आपने देखा ही देखा। तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी बात को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने शिलालेख में लिखवाई वो बात। सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ये जो पशु बलि की निंदा है, ये किस शिलालेख में दिखाई पड़ती है, तो आपका आंसर रहेगा प्रथम शिलालेख। अशोक का जो पहला शिलालेख है, उसमें पशु बलि की क्या की गई है, निंदा की गई है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध हमारे वहां नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे और भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करता था। दुनिया भर के लोग, चाहे हंसान की बात करें, चाहे इत्सिंग की बात करें, चाहे मेगास्थनीज की बात करें, मतलब चीन है, तिब्बत है, कोरिया है, जहां भी ऐसे लोग होते थे। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता था कि थोड़ा बौद्धिस्ट की, मतलब जो बुद्ध से संबंधित सूचनाएं होती थी, जानकारियां होती थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत बहुतायत में मिल जाया करती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वयं में गौरव है। और अगर पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो आप बता दोगे कुमार गुप्त ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास में तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। आपने सुना होगा बचपन से, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। तो वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी वीर भूमि बुंदेलखंड की अगर हम बात कर लें कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। आप जानते हैं समय समय पर नामों में परिवर्तित होता रहता है। और यूपी में तो आप जानते हैं कि ऐसे नाम कि जो संस्कृति या कल्चर या शासक या क्रूरता की वजह से बदले गए, या उनकी संस्कृति के तौर पे चेंज किए गए, तो समय समय पर इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और ये बड़े बड़े राजाओं या शासकों के द्वारा। तो पूछा जाता है कि पहले जो प्राचीन में हमारे बुंदेलखंड का नाम था, वो किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप बता दोगे जेजाक भुक्ति। कौन सा नाम, जेजाक भुक्ति के नाम से हमारा क्या जाना जाता था, बुंदेलखंड। पढ़ करके जाइए, समझ करके जाइए, आएगा जरूर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सांझ का तारा ज्योग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म तारा, सबसे चमकीला तारा। अगर ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है, शाम का तारा, ग्रह शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म, ठीक, और चमकीला, तो ये किस ग्रह की बात हो रही है। सारे के सारे आंसर ग्रह पे जाएंगे। तो आप बता दोगे शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह, इससे ज्यादा बहुत 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 बार पूछा गया, बहुत आसान है, लेकिन ग्रुप डी में तो जरूर पूछ लेते हैं, तो रिवाइज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो सबको पता ही रहता है ये वाला कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, गर्म तारा, सबसे तारा, चमकीला तारा कौन सा होता है, तो आप बता दोगे शुक्र होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जापान की राजधानी। पहले तो आप पहले ये समझेंगे कि जापान की राजधानी क्या है, तो आप बता दोगे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। आगे लोग कह रहे हैं कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो किस द्वीप पर है, तो जापान की राजधानी, जब हम टोक्यो की बात कर रहे हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लेंगे। रट इसलिए लेंगे क्योंकि जापान के ऊपर आप जानते हैं कि जापान के नागासाकी पर और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, उसके बावजूद भी दुनिया में एक अर्थव्यवस्था में एक मजबूती के नाम पर जापान क्या हो रहा है, बहुत आगे निकलता जा रहा है। तो जापान टोक्यो, जापान किस पे है, जापान की राजधानी किस किस पर बनी है, टोक्यो पे है। और जापान की राजधानी जो किस द्वीप पर है, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता दोगे होन्शु द्वीप पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। पूछते हैं आपसे कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मारना गोवा बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, कोची बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह, ये जितने भी बंदरगाह हैं तो ये किस तट पर पड़ते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पहले तो बंदरगाह, ये दो प्रकार से प्रश्न कि बंदरगाह पड़ता कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे कांडला कहाँ पे पड़ता है। जैसे कांडला की बात कर ले तो कांडला हमारा गुजरात में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, मारवा गोवा कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। कोची कहाँ पड़ता है। ऐसे पहला तो प्रश्न हमारा ये है कि ये बंदरगाह पड़ते कहाँ पर हैं, और दूसरा जो प्रश्न बनता है कि ये किस तट पर पड़ते हैं। दो ही तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इस वाले साइड का पश्चिमी तट, उस वाले तट का पूर्वी तट। तो ये रट्टा मान लीजिएगा, पढ़ करके जाइए, कांडला, मुंबई, मारवा गोवा, मंगलुरु, कोची, नहवा सोवा, ये जितने भी बंदरगाह आपके दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, ये सभी के सभी बंदरगाह भारत के किस तट पर दिखाई पड़ते हैं, पश्चिमी तट पर। और भारत की सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला जो राज्य है उसके बारे में अगर हम पता करते हैं तो भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा जिसकी लंबाई है उसका नाम क्या है, गुजरात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे अच्छा चालक क्या है। आपसे पूछा जाता है चालक, कुचालक, सुचालक, ऐसे प्रश्न सारे बनते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चांदी। चालक का मतलब ये है जिनमें विद्युत के आवेश बहुत आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रवेश कर जाएं, उसको हम चालक बोलते हैं। और पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है, तो बार बार पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चांदी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक अश्व शक्ति कितने पावर की होती है। ये कह रहे हैं अश्व शक्ति कितने पावर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को पता है, सबको पता है, लेकिन एक रिवाइज क्लास के लिए आपके दिमाग, मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में ये चीज बनी रहे पेपर तक, इसलिए तो आप बता दोगे 746 वाट। अश्व शक्ति की पावर कितनी होती है, 746 वाट। चलिए अगला हम देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया। आवर्त सारणी के बारे में आप जानते हैं, समझते भी हैं। तो आधुनिक आवृत्ति और पहले की आवृत्ति सारणी, तो ये पूछा जाता है दो तरीके से प्रश्न कि आधुनिक आवृत्ति सारणी दी किसने है और किस पे निर्भर है, तो परमाणु संख्या पर। और पहले की आवृत्ति सारणी जो थी वो किस पे थी, परमाणु भार पर थी। तो आप याद रखें, दोनों प्रश्न याद रखेंगे। तो आधुनिक आवृत्ति सारणी किसने दी है, तो आप बताओगे मोसले साहब ने दी है। किसने दी है, मोसले साहब ने दी है। और किस पर यह आधारित है, तो परमाणु की संख्या पर आधारित है। चलिए अगला आज देखते हैं, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। कोशिका की खोज आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक साहब ने किया 1665 में। याद रखेंगे 1665 में रॉबर्ट हुक ने मतलब शब्द का प्रयोग किया, और किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो आप याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक का आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, और कमेंट तो हर आदमी करेगा, सबको कमेंट करने हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।